हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है 2011 की जनगणना और 2021 की जनगणना नहीं होने पर भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, तो इससे संबंधित भी कुछ मैं आपको जानकारी दूँगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं जनगणना। आपको पता होगा कि जनगणना प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विवरण मौर्य काल में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलता है। कॉटन ने, जो अर्थशास्त्र लेखक कॉटन ने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि प्रजा पर कर लगाने हेतु जनगणना की आवश्यकता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। राज्य की कर नीति के निर्माण हेतु जनगणना संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करने का आदेश चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। मतलब पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जनगणना मौर्य काल में, मतलब ये मान लीजिए ईसा सदी से पूर्व हो चुकी थी। मध्यकाल में अकबर के शासनकाल में जनगणना संबंधी अप्रत्यक्ष उल्लेख या जानकारी हमें मिलती है। अकबर ने भी जनगणना के माध्यम से कि कितनी देश में जनसंख्या, करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्ति के माध्यम से जनगणना का आयु, मतलब जनगणना की नियुक्ति की आयु की हम कितनी जनगणना करते हैं, हमारे राज्य में कितनी जनगणना है, कितनी जनसंख्या, उसका विवरण लिया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रत्यक्ष रूप से लिया था, लेकिन अकबर के समय अप्रत्यक्ष रूप से जनगणना की गई थी। अब जनगणना संबंधित जो कुछ बातें हैं वो हम क्वेश्चनों के साथ साथ आपको देते जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन से लेते हैं और शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था? तो प्रथम अर्थशास्त्री कौन था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। आपने माल्थस के बारे में सुना होगा, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है। जैसे ज्यामितीय गति, जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस प्रकार से होती है। लेकिन उन्होंने ये कहा था खाद्यान्न पदार्थों में या संसाधनों में वृद्धि जो होती है अंगणित के गति के माध्यम से होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जनसंख्या उस खाद्यान्नों में, सामग्री में वृद्धि इस प्रकार होती है। तो माल्थस ने ये कहा था, अगर जनसंख्या को नहीं रोका गया तो, कि यदि, अगर आपसे स्टेटमेंट यही पूछता है कि किसने कहा था, माल्थस ने कहा था यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हर किसी एग्जाम में पूछ लेता है। किसने कहा था कि अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया तो 25 वर्ष में उस देश की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। किसने कहा था? माल्थस ने। माल्थस ने जनसंख्या को और खाद्य सामग्री के अनुपात को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में कहा था कि एक समय था जब खाद्यान्नों की संख्या ज़्यादा थी और लोगों की संख्या की जो मांग थी वो कम थी। तो मतलब खाद्यान्न ज़्यादा थे और जनसंख्या कम थी। एक बार समय ऐसा आया कि खाद्यान्न और लोगों की जनसंख्या की बराबर, मान लीजिए मांग बराबर हो गई। लेकिन अब एक समय ऐसा आया है कि खाद्यान्न की तुलना में मांग अधिक हो गई है। मतलब खाद्यान्न कम हो गया, मांग अधिक हो गई है। ठीक है, ये 3 उसने आलोचना। लेकिन बाद जब उस समय लोगों ने माल्थस की कई आलोचना की, बहुत सारी आलोचना की, लेकिन ओसबर्ग एवं बोवेट नामक 2 विद्वानों ने 1948 ईस्वी में 1948 में नव माल्थस नामक सिद्धांत दिया, या सिद्धांत के माल्थस के सिद्धांत को पुनः सिद्धांत दिया। तो जिससे पुनः माल्थस के सिद्धांत की प्रासंगिकता स्थापित हो गई। जिन्होंने माल्थस ने वो सिद्धांत दिया था वो पुनः स्थापित हुई। माल्थस ने अपने एक निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस का निबंध है, आपको याद रखना है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब कब लिखा गया? 1798 ईस्वी में। इसमें, इस सिद्धांत में या इस निबंध में माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि को 2 प्रकार से रोका जाता है। या तो महामारी से रोका जा सकता है, कोई महामारी भी, जैसे कोरोना या प्लेग रोग फैलने से, तो किसी देश की जनसंख्या को रोका जा सकता है। एक तरीका ये, या लोगों को समझाकर कि जनसंख्या वृद्धि से आगे भविष्य में क्या होगा, उस प्रकार से देश की जनसंख्या को रोका जा सकता है। लेकिन आज तक देश की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो हो रही है और जनसंख्या की में कमी नहीं हो पाई है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या के से हमारे देश में या किसी भी देश में कितनी हाहाकार मतलब भुखमरी हो रही है। तो इस माल्थस के सिद्धांत को आपको हमेशा याद रखना है, इसके ऐसे को एन ऐसे ऑन इसके और इसके सिद्धांतों को, कि इसने एक समय कहा था कि जनसंख्या कम है और मांग ज़्यादा है। एक समय आया कि मांग और जनसंख्या बराबर हो गई, और एक समय आया कि मांग ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है और मांग बहुत वो हो गई। तो इस प्रकार से इसने लोगों को समझाया, तो लेकिन लोगों की आज तक समझ में नहीं आया है। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या आज अगर देखिए, हमारे देश की जनगणना 2011 में 21 में होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। कौन सी जनगणना थी? 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाए। लेकिन सरकार ने जो आंकड़ों के से जानकारी मिलती है कि शायद सरकार 2025 में जनगणना कराने वाली है, जिसके आधार पर हमें पता चलेगा कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले कहते हैं माल्थस। आपको इसका नाम याद रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस विषय में जनगणना को रखा गया है? संघ सूची में रखा गया। आपको पता होगा भारतीय संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, याद होगा, आपको पता होगा सबको। परंतु वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आपसे किसी ने पूछा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1950 में जोड़ी गई। एक बात आपसे पूछे, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ी गई, लेकिन 92 में काम हो जाता है, लेकिन लागू 93 में होती है। तो इस प्रकार ये 3 है। अब 7वीं अनुसूची में 3 विषय आते हैं: संघ सूची विषय, समवर्ती सूची विषय और राज्य सूची विषय। इन तीनों में से बात करेंगे, हम अब बताएंगे। और संघ सूची का विषय कौन सा? जनगणना। संघ मतलब केंद्र, ठीक है, आपको याद रखना, संघ मतलब केंद्र। तो संघ सूची में उस समय जब संविधान बना था उस समय कितने विषय थे? 97। अब वर्तमान में कितने? 100। आपको पता होना चाहिए, पहले 97 थे, अब 100 है। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 मतलब 47। अब कितने हैं? 52 मतलब 52। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66। अब वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 59। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में आती हैं? 7वीं अनुसूची में आती हैं। और भारत संबंधी कौन से में? 8वीं अनुसूची में। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है? किस अनुच्छेद के तहत? अभी मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ डिटेल में बताई थी। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 246 के तहत क्या है? जनगणना संघ सूची का एक विषय। किस अनुच्छेद का? 246 के तहत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनगणना विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको ये पता, सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखना, गृह मंत्रालय। जो पुलिस होता है ना, अमित शाह इस समय उसके मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कब रखा गया? 1961 ईस्वी में। उससे पहले जनगणना एक अलग से विभाग था, लेकिन बाद में जनगणना को गृह मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको कोई डाउट हो तो बताते आइए संग संग, या कमेंट में मुझे करते जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को आता है? देखो, जनगणना जरूरी होनी चाहिए हर देश की, तो किस देश को आता है? स्वीडन को। अब आपसे पूछे स्वीडन ने सर्वप्रथम जनगणना कब कराई? तो 1749 ईस्वी को। कब? 1749 ईस्वी को स्वीडन देश ने सर्वप्रथम जनगणना कराई थी। कब? 1749 ईस्वी को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व में 10 वर्ष वाली जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? 10 वर्ष की वाली बात करें, कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, है ना। अब आपसे पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 वर्षीय जनगणना कब कराई? तो 1790 ईस्वी में। उसने कब कराई थी? 1749 ईस्वी में। उससे कम से कम 40 वर्ष बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 की वृद्धि जनगणना कराई थी। यहाँ तक कोई डाउट? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी भारतीय शहर की
पहली पूर्ण जनगणना कब और किसकी देखरेख में गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1830 ईस्वी में हेनरी बाल्टर की देखरेख में पहली जनगणना की गई। आपसे पूछी जाएगी पहली जनगणना कहाँ की गई, किस शहर में की गई, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं अलग से, लेकिन अब हम बता रहे हैं कहाँ की गई। ढाका। ढाका कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी और वर्तमान समय में, पहले भारत में थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरी जनगणना ढाका में 1836 से 37 ईस्वी में किसकी देखरेख में हुई? तो सेंट जॉर्ज द्वारा की गई। किसकी देख में हुई? सेंट जॉर्ज की देख में, क्योंकि उस समय कोई जनगणना आयोग तो नियुक्त हुए नहीं थे, तो देख रेख में हुई थी सेंट जेम्स जॉर्ज की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना कब और किसके समय हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई। लॉर्ड मेयो को थे भारत के वायसराय, कब से कब तक रहे थे? 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी हत्या कर दी गई एक अफगान नामक व्यक्ति ने। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलती है। भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके समय हुई? और ये अनिवार्य किया गया कि हर 10 साल बाद जनगणना हुई। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय कब की गई? 1881 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय कब से कब तक रहे थे? 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति था, किसने दिए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। इसके समय जनगणना हुई। इसके समय प्रथम कारखाना अधिनियम आया। इसके समय बहुत सारी घटना हुई, वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? W.C. प्लेडेन थे। अब ये कब बने थे जनगणना आयुक्त? 1881 ईस्वी में बने थे। इन्हीं के समय प्रथम जनगणना नियमित रूप वाली हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? ये हर एग्जाम में आता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाता है। आपसे पूछी जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया, क्यों बनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस 5 अरब, विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो जाने पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाना आरंभ किया गया। और विश्व की जनसंख्या 5 अरब कब हुई? 1987 ईस्वी में। तो 1900, इससे तात्पर्य हो गया कि भारत में पहली बार जनसंख्या या जनगणना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। और तब से विश्व में हर 11 जुलाई को, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करें, रोक करें, बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताया जाता है। तो किसके समय हुई थी? आपको पता होना चाहिए। 5 अरब होने पर विश्व की जनसंख्या 5 अरब बहुत हो गई, और आज विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी कोई कल्पना कर सकते। भारत की जनसंख्या इस समय कितनी है? 139 अरब है। 1 अरब 39 करोड़ है भारत की जनसंख्या इस समय। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? जो है विकास और प्रगति पर अधिक जनसंख्या के प्रभावों के बारे में जागरूकता। जागरूकता जरूरी है, जनसंख्या से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 के। इस वर्ष जनसंख्या में कमी हुई थी। जनसंख्या में कमी हुई थी, क्यों हुई थी? प्लेग रोग या फ्लू या प्लेग बीमारी हो गई थी, तो जिसकी वजह से जनसंख्या में 0.31 मतलब 0.31% की 10 की गिरावट आई। 1921 यहाँ से लेकर 1921 के बीच में गिरावट आई जनसंख्या में। और जनसंख्या के इतिहास में इस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है इसी वजह से। एक और बात है, 1921 की जनसंख्या के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। J.T. मार्टिन। 1921 में जनगणना आयुक्त कौन थे? J.T. मार्टिन थे। एक बात है। अब आपसे पूछा भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी या किसके समय हुई थी? तो भारत में पहली जाति जनगणना 1921 ईस्वी में हुई थी। किसके समय हुई थी? आपसे समय पूछ लिया है, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? अगर ये पूछ लिया है आपसे, तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। जब पता है कब हुई थी? जब भारत में कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन चालू किया था गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को किया था। ये आपको पता होना, 1 अगस्त 1920 को किया था। कब समाप्त किया गया था? तो चोरी चोरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को हो गया था। उस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये सारी चीज़ें पास में आपको पता होनी चाहिए, इतिहास इसी को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1981 की जनगणना में वृद्धि हुई।
जब उस समय तो कितने परसेंट की वृद्धि दर हुई? 22.2% की, मतलब इतनी वृद्धि हो गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा। 1981 की जनगणना में वृद्धि दर सबसे अधिक रही। ये क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछेगा भारत की इसमें से किस वर्ष जनगणना में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो 1981 ईस्वी की जनगणना में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, हर एग्जामों में पूछता है। अब इस समय ये भी पूछता है, इस समय 1981 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आपको पता होना चाहिए, जब उस समय किसके समय जनगणना की गई, तो किसके समय उस समय आयुक्त कौन थे? पंडित पद्म नाभा। ये भारतीय थे। कौन थे? पंडित पद्म नाभा भारत के कौन थे? जनगणना आयुक्त। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे भी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत में जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? तो स्वतंत्र भारत में जनगणना अधिनियम कब बना? 1948 ईस्वी में। भारत आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम बना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या भारत की बढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग ये नियम किया गया। कब? भारत। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्वप्रथम परिवार नियोजन पर कार्यक्रम पर लागू किया गया, तब भी भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा विश्व में है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया है? बनाया और भारत सबसे पहला देश था। और कब बना? 1952 ईस्वी में। ये आपको पता होना चाहिए। बाद में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की है? 1952 ईस्वी में, 52 में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है? भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हुई? 15 बार। कब से शुरुआत हुई थी? 1872 ईस्वी से, और 1911 ईस्वी तक भारत में कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? 15 जनगणना हुई। और सबसे पहले किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय जनगणना हुई, पहली जनगणना, आपको पता होना चाहिए। और अब किसके समय? 1911 तक हो चुकी है, मनमोहन सिंह के समय। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में अब तक कुल कितनी बार नियमित जनगणना हुई है? अब तक भारत में कुल कितनी बार नियमित जनगणना हुई है? 14 बार। आपको पता है 14 लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना शुरुआत होती है। उसी ने कहा 10 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, 14 बार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अब तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 7 बार। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत में जनगणना हो चुकी है, 1951 में हुई। इस तरह से भारत में आज तक 2011 तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 7 बार जनगणना हुई है। अब आपसे क्वेश्चन एक बताता हूँ, हर जनगणना आयुक्त की आपको अध्यक्ष पता होना चाहिए, आयुक्त पता होना चाहिए। 1891 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? J.A. बेंस, 1891 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? H.H. रिसले और E.A. गायतो। ये 2 जनगणना आयुक्त थे एक समय। 1911 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? E.A. गायतो। जब 1908 में थे तो ये अलग से भी बने, तो 1911 ईस्वी में E.A. गायतो भारत के जनगणना आयुक्त थे। अब आपसे पूछता है 1931 ईस्वी में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 1931 ईस्वी में जनगणना आयुक्त J.H. हटन, J.H. हटन थे। आपने सभी जनगणना आयुक्तों को मैंने आपको बता दिया है डिटेल से, और भी आगे जो प्रश्न आएंगे उनके माध्यम से भी आपको जनगणना आयुक्त मैं बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को और उसमें समझते हैं। तो अब देखिए प्रश्न देखते हैं हम। 1941 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन सा थे? MWM। ये टस भारत के 1941 समय जनगणना आयुक्त थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1951 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। अब आपसे यही पूछता है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना आयुक्त कौन हुए? तो कौन हुए थे? R.A. गोपाल स्वामी। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा के पूछ सकता है, तो आपको सभी पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1911 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्रमौली। 1911 ईस्वी में जो जनगणना लास्ट हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। भली बात की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आपको भारत के जनगणना आयुक्त पता होना चाहिए कि भारत के जनगणना आयुक्त कब हैं, कौन है वर्तमान समय में, क्योंकि जनगणना होगी जरूर, अभी नहीं तो 2025 में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वर्ष 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य किस पर आधारित है? जनगणना पर। ज़्यादा जनगणना होगी तो हमारा भविष्य उतना ही बेकार होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना
के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी थी? 1,21,65,69,573 थी। टोटल देखिए तो 1,21 करोड़ थी टोटल। ये इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। लेकिन भारत की विश्व की कुल आबादी कल कितनी तुलना में 17.5% लोग रहते हैं भारत के। मतलब भारत की जनगणना में जो टोटल जनसंख्या कितनी है भारत की? 17.5। अब आपसे पूछिए, अगर देखी जाए तो मतलब दुनिया के 6 लोगों में, अगर एक साथ दुनिया के 6 लोगों में एक भारतीय जनगण, जिसके हिसाब से भारत की जनगणना 17% है, उसके हिसाब से भारत के 6 लोगों में एक भारतीय है, दुनिया के हर 6 लोगों में। इस प्रकार से अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 की जनगणना हुई, लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए। 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 1,36,09,46,200। ठीक है, ये भारत की जनसंख्या है। अब 2011 में कोरोना महामारी के कारण भारत की 16वीं जनगणना नहीं हो पाई है। ये तो आपको पता होगा। सरकार की मंशा है शायद कि 2025 में जनगणना की जानी चाहिए। आपको एक चीज़ याद होंगी, इस बार भारत जो जनगणना कराने जा रहा है उसमें पहली बार अलग से ट्रांसजेंडर होते हैं, उनकी अलग से जनगणना की जाएगी और उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। ठीक है, आपको ये तो पता होगा भारत की विश्व में जनसंख्या के मामले पहला देश चीन है। लेकिन अब ये अनुमानित आय जो बताई गई, भारत की जनसंख्या बताई गई है, वो बताई गई विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, अमेरिकी जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर बताई गई है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। अब ये भी पता होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या कितनी है। और चीन दूसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। ठीक है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान है। मतलब अगर देखी जाए तो पूरी जनगणना जो हुई है, अनुमानित आय है, इसमें 4 देश एशिया के हैं और एक देश अमेरिका का जनसंख्या मामले में। तो अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2024 को दुनिया की आबादी 8 अरब से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर। वर्ष 2023 में विश्व जनसंख्या में लगभग 7.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? वर्ष 2023 में विश्व जनसंख्या में लगभग 7 करोड़ की वृद्धि हुई है। विश्व में प्रत्येक सेकंड में 4.3 बच्चे, मतलब 4 बच्चों का जन्म होता है और 2 लोगों की मृत्यु होती है। मतलब 10 सेकंड में 43 बच्चे जन्म लेते हैं। अगर देखिए अनुमान जैसे देखी जाए तो 10 सेकंड में बच्चे कितने बच्चे 43 बच्चे जन्म लेते हैं। अप्रैल 2023 से भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। मतलब अनुमानित के बन गया है। वास्तविक रूप से अब जब जनगणना भारत की होगी, जब जनगणना होगी, जब भारत के आंकड़े प्रस्तुत की जाएंगे, उसी आधार पर तो हम बता सकते हैं। ये तो एक वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर हमने बता दिया कि भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है। किसी रिपोर्ट में दे रहा है कि 1,62,62,62,663 जनसंख्या है। अब ये तो रिपोर्टों के आधार पर है, अनुमानित की है। ये कोई ये नहीं है कि भारत की जनसंख्या कितनी होगी। भारत की जनसंख्या देखिए चीन से 2 लाख ज़्यादा है, 2-3 लाख ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन ये अनुमानित है, ये वास्तविकता नहीं है। तो इसको हम सही भी नहीं मान सकते। अगर जैसे आपसे पूछा क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, तो आप एग्जाम में चीन को ही लगाना। और क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा? रूस। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे आते हैं। लेकिन अब लोग बहुत से क्या सोचते हैं कि भारत की, जब कोई अखबार में समाचार पत्र में ये कह दिया था कि भारत की जनगणना विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, लेकिन हम किस आधार पर मान सकते हैं? एक वैश्विक जनगणना के आधार पर या रिपोर्टों के आधार पर, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्टों के आधार पर है। तो इन आधारों पर हम ये नहीं मान सकते। अब आपने देखा होगा पुरुष जनसंख्या भारत की कितनी है और महिला ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये सभी कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे भारत की जनसंख्या घनत्व कितना होता है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में कम से कम 382 लोग रहते हैं। आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन आएगा जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, जहाँ जितनी कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, जैसे जनसंख्या घनत्व निकालना है तो कुल जनसंख्या अपॉन बटे
कुल क्षेत्रफल के माध्यम से जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो लंबाई 1 किलोमीटर लंबाई में 1 किलोमीटर चौड़ाई में मतलब 382 लोग रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और उस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको ये वाली चीज़ बताऊँगा कि जनसंख्या घनत्व कितना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है, क्योंकि आज के समय क्वेश्चन को हम तो रट लेते हैं और लिख लेते हैं, लेकिन वास्तविकता से जो चीज़ होती है वो उसको समझने में हमें दिक्कत आती है। तो उन चीज़ों को समझिए। तो मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि बाद में पहली बार जनसंख्या दिवस कब बनाया गया। आपको पता है कि भारत में हर दिन कोई ना कोई डे बनाया जाता है। तो हर डे को हम याद नहीं रख सकते। देख, कुछ महत्वपूर्ण डे होते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है ना। और आपको मालूम होनी चाहिए कि जब हम 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, ये तो आपको पता होता है। 11 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, ये बच्चों को सबको पता होता है, टीचरों को पता रहता है, लोगों को। लेकिन वास्तविकता तो जो एग्जाम में एक डे आते हैं, जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद करना जरूरी है। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आप याद करिए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, मतलब 1000 पुरुष 1000 पर 943 पुरुष हैं। ठीक है, ये जनसंख्या का भारत का लिंगानुपात है, 1000। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 1000 बच्चों में ये लिंगानुपात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इसमें जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन आप समझ जाओगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? देखो 382 है, और मैंने जनगणना आपको बताया जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के माध्यम से हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। और मैंने बताया था 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई गुणा करेंगे तो वहाँ कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। इस प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम 2011 की जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74%। टोटल महिला पुरुष दोनों को मिला के भारत में 74% लोग शिक्षित हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस 2011 की जनगणना अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% लोग, मतलब अभी 18% लोग पुरुष साक्षरता नहीं है, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। भारत देश में अभी भी बहुत लोग पीछे हैं, शिक्षित नहीं हैं, जो शिक्षा पाने से वंचित हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46, मतलब कितनी महिला? 35% महिला अभी अशिक्षित हैं। भारत देश कितना पीछे शिक्षा के मामले में, महिलाओं के मामले में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नवीनीकरण की दर कितनी है? 31.2, मतलब इतने लोग नगरों में रहते हैं। तो गांव में कितनी रहती है? मतलब 69% लोग। कितनी बड़ी बात है। अभी नगरीकरण, ग्रामीणकरण कितना है देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीणकरण की दर कितनी है? 68.2। अभी मैंने बताया था नगरीकरण कितनी थी? 31.2 थी। तो अभी इसमें 2 कब हो गया? तो 68.8%, मतलब टोटल देखिए तो 69% लोग अभी ग्रामीण दर की दर से ग्रामीण लोग हैं। इस प्रकार से अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आज जैसे आपसे पूछा दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है? दूसरे स्थान पर कौन सा था? महाराष्ट्र। तीसरे पर कौन सा आता है? बिहार। ये 3 आपको क्रम से पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है? भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में। ये उस समय की बातें जब 2011 की। अब तो बात है केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। पहले 29 हो गए थे, बाद में दमन और दीव को मिला के केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। इस प्रकार अब जो 2025 में जनगणना होगी उसके अकॉर्डिंग अलग जो निकल के आएगा वो अलग ही आएगा, क्योंकि अब की जनगणना नहीं है, ये पहले की 2011 की। इसलिए 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो जनसंख्या वाला न्यूनतम तो सिक्किम,
ठीक है। क्षेत्रफल में भी दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है मिजोरम जनसंख्या में। तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य हो गए हमारे। कम से अगर एग्जाम में दूसरे स्थान पर तो पूछ लेता कभी का, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या सबसे कम है। पहले सिक्किम में, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा मिजोरम है, फिर उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। अब आपसे पूछा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे जनसंख्या कम है, तो कम जनसंख्या कौन सा है? लक्षद्वीप। बात का लक्षद्वीप है जिससे मालदीव मिले हुए हैं, तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जिसमें जनसंख्या कम है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में। तो दोनों क्रम से रखना है, दिल्ली और लक्षद्वीप। ये अधिकतर आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें लक्षद्वीप, अंडमान, इस तरह से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों को याद रखना है आपको बेटा। कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहना, कौन सा है? बिहार। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो बिहार में कितनी? 1006, मतलब 1000 में 1106 लोग हैं। कितने? बिहार में 1106। उसके स्थान पर दूसरे नंबर कौन सा था? पश्चिम बंगाल, उसमें के अंदर 1028। तीसरे स्थान पर कौन सा? केरल, जिसमें कितने? 860, 860। ये जनसंख्या के घनत्व के मामले में 3 राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जिसमें कितने हैं? 320। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम, ये गलत लिख गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कितने आए, मतलब 17। दूसरे स्थान पर कौन सा है? मिजोरम, यहाँ 52 है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? सिक्किम, जहाँ 86 है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र में ज़्यादा, वहाँ जन क्षेत्र में कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते थे, यहाँ ज़्यादा क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, इस हिसाब से। अब आपसे पूछे केंद्र शासित ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम 10 की वृद्धि वाला राज्य में 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा राज्य में किस राज्य में वृद्धि हुई है? तो मेघालय में 27.9% की वृद्धि हुई है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर बिहार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यहाँ 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है नागालैंड में 0.6% की वृद्धि हुई है। उसके बाद केरल है, उसके बाद गोवा राज्य है। जैसे आपसे पूछेगा कि कौन कौन से राज्य, क्रम से पूछेगा भी, बाई चांस एग्जाम होता है। नागालैंड, केरल, गोवा, इन राज्यों में 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सबसे ज़्यादा कौन सा है? नागालैंड। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जहाँ 10 की वृद्धि हुई है सबसे अधिक, तो लक्षद्वीप। ये आपको पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, मतलब 1084, मतलब 1000 पर 1084 लोग हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर स्थान पूछ सकता है तमिलनाडु 996। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 993, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग राज्य हो गए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के उस समय की बात एक ही दोनों। अब केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पांडुचेरी या पदुचेरी 1037। तो ये आप सभी चीज़ पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। अब हरियाणा के बाद आपसे पूछता है कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तीसरा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो ये 3 राज्य हो गए आपको लिंगानुपात वाले राज्य न्यूनतम वाले। अब आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश भी पूछता है, कल के एग्जामों में पूछने वाला, कोई लिमिट नहीं है। तो दमन द्वीप, तो दमन और द्वीप एक है ना, तो याद है ना, दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन अलग है, द्वीप अलग था। तो दमन द्वीप कितने? 618 केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश 972। अब आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, कभी एग्जाम में आता है, क्रम लगाइए। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये 3 राज्य क्रम से हैं, आपको पता होना चाहिए। आप अगर एग्जाम कहीं पूछे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जहाँ अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ कितने? 968 शिशु लिंगानुपात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम वाला वो अधिकतम वाला था, न्यूनतम तो हरियाणा। हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर पूछता है तो पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य अधिकतम है। तीनों जो भी हैं राज्यों को बताता हूँ क्योंकि एग्जामिनर के पूछने का तरीका कैसा ये अपने आप होता है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, यहाँ शिशु लिंगानुपात है दिल्ली 871। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये आपको एग्जाम में पूछता है। अब 100% आते हैं कि राज्य में ये 2011 की जनगणना के अनुसार 94%, 94% केरल में अधिकतम साक्षरता है। दूसरे नंबर पर पूछे आपसे केरल का मिजोरम, जहाँ वहाँ पर काफ़ी अधिकतम साक्षरता है। तीसरे नंबर पर गोवा। ये 3 राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। अब आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम साक्षरता वाले राज्य में पूछे तो लोग अधिकतम दिल्ली को लगाते हैं। मैं आपको बताऊं दिल्ली लगाते हैं वो लोग दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर हम नहीं गजते। अब आज के समय तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, लेकिन उस समय की बात क्या करना है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जहाँ सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर थे वर्ष 2011 की जनगणना का सुना न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? बिहार। बिहार में बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा शिक्षित है, अशिक्षित है, सब कुछ है बिहार। दूसरे स्थान पर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश अशिक्षित न्यूनतम साक्षरता वाले पर। तीसरे पे आपको पता होना चाहिए राजस्थान। राजस्थान में अब काफ़ी शिक्षा का माहौल बदल गया, काफ़ी एग्जाम में वैकेंसी निकलती है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे दादर नागर हवेली, जो सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादर नागर हवेली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? पुरुष साक्षरता हो, महिला हो, सब केरल है, तो केरल तो आपको पता ही है। दूसरे नंबर मिजोरम आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर गोवा है, सेम है, यहाँ आपको चेंज नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता होना चाहिए लक्षद्वीप है। तो ये तीनों केरल, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा, ये तो क्रम से आपको अधिकतम सब में मिलेगा। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पुरुष साक्षरता है आपको बिहार, दूसरे पर स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जहाँ न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। अब आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मिलेगा आपको, तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी शिक्षित लोग हो गए हैं 2025 में या 26 में जब सरकार जनगणना कराती है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादर नागर हवेली। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम किस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? महिला पुरुष सब कुछ में केरल ही है। अब केरल के बाद मिजोरम, गोवा, मैंने सबको सेम बताया, सब सेम रहेगा। और केंद्र शासित प्रदेश भी सेम रहेगा लक्षद्वीप। लेकिन जब मैं अभी बताऊँगा न्यूनतम वाले में, वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा। अब ये का क्वेश्चन में बस दो, केरल, मिजोरम, गोवा तो आपको पता है, लक्षद्वीप भी आपने देख लिया कि सब में पुरुष में भी है, अधिक साक्षरता वाले में, महिला में भी है। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, वो आपको देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आप देखिए बिहार है, सब में बिहार आ रहा है। उसके बाद राजस्थान है, यहाँ चेंज हो गया। इसके बाद झारखंड है महिला में, क्योंकि ये पिछड़े वाले राज्य हैं। झारखंड नस्लेवादी क्षेत्र वाला राज्य है। राजस्थान बहुत पिछड़ा राज्य है, जहाँ सबसे ज़्यादा पहले शिशु हुआ था, सब कुछ हुआ था, गंदी प्रथा। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर नागर हवेली, ये वो वाले राज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य, मतलब पुरुष को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, स्त्री को कम पढ़ाया जाता है, ये वाले राज्य की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में 27% का अंतर है लड़कियों और लड़कों में। उसके बाद झारखंड, और दोनों याद रखना, झारखंड और राजस्थान दोनों एग्जाम में आते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष साक्षरता में न्यूनतम अंतर वाले राज्य कौन सा है? मतलब लड़कियों और लड़कों में कम अंतर करते हैं। मेघालय 3% का अंतर है, मेघालय, फिर मिजोरम, और फिर है नागालैंड, जहाँ बहुत कम अंतर करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति SC कहते हैं जिसे रहती है। उत्तर प्रदेश आपको अधिकतर पता होगा, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और बिहार तीसरे स्थान पर। और केंद्र शासित प्रदेश जो है जहाँ अधिकतम न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले रहते हैं, अधिकतम वाले कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली बहुत अनुसूचित SC वाले लोग मिल जाएंगे आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या परसेंट वाला राज्य कौन सा? परसेंट में पंजाब, दूसरे स्थान पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़।
आपसे पूछा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अनुसूची वाला मिजोरम। परसेंट में भी है और वैसे भी, दोनों में, परसेंट और जनसंख्या में दोनों में मिजोरम राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, ये बता चुका हूँ। दूसरे स्थान पर कौन सा है? मेघालय। तीसरे स्थान पर गोवा। गोवा में आपको पता है कौन से पुर्तगाली रहते हैं। अब नोट करके आपको याद रखना है, नोट करने वाली बात है, उसे नोट कर लेना कॉपी पेन लेकर, कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते या नहीं मिलते, जहाँ जनगणना नहीं होती अनुसूचित जाति की, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते। ये पूर्वी वाली जो पूर्वी राज्य है ना, उन राज्य हैं, तो उन राज्यों में मिजोरम, मेघालय और मिजोरम मेघालय गोवा में तो बहुत कम रहते हैं, और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में तो ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बस 2011 की जनगणना अनुसार अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन? अनुसूचित जनजाति में एसटी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जहाँ मध्य प्रदेश सबसे अधिक एसटी वाला होता है। दूसरे स्थान पर कौन सा? महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर कौन सा? उड़ीसा, जैसे आप ओडिशा कहते हैं। अब ये तो हो गया। अब आपसे पूछा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी वाले लोग रहते हैं, तो दादर नागर हवेली, जहाँ अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, मैं बता पुर्तगाली राज्य है। दूसरे स्थान पर सिक्किम और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड। यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत कम रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि गोवा पुर्तगाली राज्य हुआ था 1961 ईस्वी में, 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या परसेंट वाला राज्य कौन सा? परसेंट में पूछा है। परसेंट में मिजोरम मैंने ही बताया था, मिजोरम में सबसे कम रहते हैं एससी वाले, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश कौन? लक्षद्वीप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? जहाँ ग्रामीण जनसंख्या होते हैं उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा है? बिहार भी आपको हमारा सबसे पिछड़ा राज्य है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इस तीन वो राज्य हैं जहाँ बहुत पिछड़े लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सबसे बेकार राज्यों में से एक है बिहार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम रहते हैं। जैसे सिक्किम शिक्षित राज्य है, भले केरल है, लेकिन केरल में भी अभी उत्तर प्रदेश का राज्य है। सिक्किम है। दूसरे स्थान पर आपसे पूछा कब? मिजोरम। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? गोवा। ये तीन राज्य हैं सबसे न्यूनतम ग्रामीण लोग हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बस 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक शहरी महाराष्ट्र। आपको मालूम है भारत की मुंबई। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। अब आपसे पूछे कि गोवा में सबसे परसेंट नगरीय जवान राज्य है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए परसेंट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम वाला। अब अधिकतम पूछा था महाराष्ट्र, न्यूनतम कौन? सिक्किम के बाद पूछता आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। अब तीसरे स्थान पर कौन सा है? नागालैंड। ये तीन राज्य हैं जहाँ न्यूनतम शहरी जनसंख्या। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? थाने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सबसे पहले रेल लाइन चली थी बाद में, प्रथम रेल लाइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है? जिला पूछा है ना, दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी का अरुणाचल प्रदेश। वैसे भी जनसंख्या भारत की बहुत कम है, अब न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम है वैसे भी, तो उसमें जिला पूछा है दिबांग घाटी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जिला पूछा है सरचीप राज्य है, 98% साक्षरता है। और वह किस राज्य में? मिजोरम में। अब वह केरल है लेकिन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अधिकतम है तो न्यूनतम भी होगा अलीराजपुर में 36% साक्षरता है, कितनी बहुत कम हो गई। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाति जनगणना कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे देख लेना। बिहार।
भारत का प्रथम राज्य कौन है? बिहार, जिसने सर्वप्रथम जाति जनगणना कराई। जाति से ये पता चलता है, जनगणना से, कि भारत में या राज्य में कितने किस प्रकार के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं। ये जरूरी है जाति जनगणना, भारत में भी एक बार जाति जनगणना होनी चाहिए। अब आपसे पूछे कि भारत का ऐसा दूसरा राज्य कौन है जिस कौन सा बनने वाला है जिसने जाति जनगणना कराने वाला है? तो आंध्र प्रदेश भी जाति जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। 2023 में बिहार ने कराई थी अपनी जाति जनगणना राज्य में, अब आंध्र प्रदेश ने भी जाति जनगणना कराई है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चनों की सीरीज हमारी जनगणना वाली ख़त्म होती है। तो आपको मेरे इस चैनल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे, इस वीडियो संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में, व्हाट्सएप पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय हिंद।